Hello friends, so I welcome you all for this new lecture which is on friction। तो आज इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो आइए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, फ्रिक्शन बेसिकली एक अपोजिंग फोर्स है ना, रेजिस्टिंग फोर्स है। नेचर में आप देखेंगे तो बहुत सारे रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन है आपका, ड्रैग फोर्स है और रेजिस्टेंस है। ये सारे किस में आते हैं? अपोजिंग फोर्स में आते हैं। ठीक है। और फ्रिक्शन कब अस्तित्व में आता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और वो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। ठीक है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। रिलेटिव मोशन होने का मतलब ये है कि या तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो उनके बीच में क्या फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रहा हो। ठीक है? तो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव, तो फ्रिक्शन तभी एक्ट नहीं करता है जब सिर्फ बॉडी मूव करती है। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला होता है तब भी फ्रिक्शन एक्ट करता है। तब भी मूव करने वाला होने का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि वो बॉडी मूव नहीं कर सकता। लेकिन यदि बॉडी मूव नहीं कर रहा है और आपने फोर्स लगा रखा है, इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया हुआ है उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तब लगता है, प्लस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो और वो मूव नहीं कर रहा हो तब भी फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। तो इसको पूरा पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑन अनदर बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच अ फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन टू बॉडीज विच अपोजेज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये आपको समझ में आता है कि दो बॉडी हैं, उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है। वो कब डेवलप होगा? या तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव हो, मतलब मूव होने की कंडीशन में हो। सबसे पहले फ्रिक्शन के टाइप्स देखते हैं। तो फ्रिक्शन के टाइप में जो पहला टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि ऑब्जेक्ट बिल्कुल रुका होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा हो, तो उसमें फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फ्रिक्शन कब अस्तित्व में आता है? या तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो या मूव होने की कंडीशन में हो। यदि कोई चीज़ स्टेशनरी है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए दो बॉडी यहाँ पे, ये एक के ऊपर एक रखी हुई है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्टेशनरी है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए ये इस तरह से दो बॉडी है, ठीक है, और इसमें आपने यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया। ठीक है, इसको ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक आपने फोर्स लगा दिया, तो बाय डिफॉल्ट एक फोर्स डेवलप हो जाएगा यहाँ पे इंटरफेस पे, जो कि इस फोर्स के क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है। और इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है। जब जो फोर्स लगता है उसकी हमेशा फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट एक्ट करता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। जैसे स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब आपको समझ में आता है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ठीक है, मूव नहीं कर रहा हो। इसमें भी जैसे आप देखोगे तो इसमें आपको ये बताया गया है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इतना कम है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन फोर्स लग रहा है, लेकिन यदि मैं इस फोर्स को यहाँ से हटा दूँ तो फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन डेवलप ही कब हो रहा है? जब ये फोर्स लग रहा है, इसके कारण। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन में देखें, डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक देगा। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, डायनेमिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले और कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब डायनेमिक फ्रिक्शन आपका एक्ट करता है। अब इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर ये स्लाइड हो रहा हो। डायनेमिक फ्रिक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कोई कार मूव कर रही है ऑन द रोड, तो कार और रोड के बीच, कार के टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो उसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दो एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब स्लाइडिंग मोशन हो तो उसको हम बोलते हैं स्लाइड, उनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, सिलेंडर पिस्टन क्या है? सिलेंडर में स्लाइड कर रहा है, तो पिस्टन और सिलेंडर की सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा या जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रोलिंग मोशन हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बॉल है, किसी सरफेस के ऊपर रोल हो रही है, तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन, सीधा नाम से जैसे समझ में आता है, दो सरफेस हैं और उनके बीच में कोई लुब्रिकेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सरफेस बिल्कुल ड्राई है, तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको बोलते हैं हम ड्राई फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन ये कब होता है? जब दो ड्राई सरफेस के बीच में आपने लुब्रिकेंट फिल कर दिया, तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे फ्लूइड फिल फ्रिक्शन। आगे देखते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ये सरफेस है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन ऑफर करेगी, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऑफर करेगी, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, ये आपने वेट लगा दिया, ठीक है, नीचे वेट है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और रिएक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। तो ये सरफेस है, यहाँ पे ये सरफेस है, इसके रिएक्शन क्या लगेगी? परपेंडिकुलर लगेगी। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, मान लीजिए कोई फोर्स मैंने ये पी फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे पी फोर्स लगाऊंगा तो एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, उस अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाया है मैंने, ये वाली लाइन, ये लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है कि दो फोर्स, तीन फोर्स, उनको मिला के आपने एक फोर्स बना दिया, और वो फोर्स वही इफेक्ट क्रिएट करेगा जो सारे फोर्स मिलके कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो इन दोनों फोर्स हैं, ये फोर्स है और ये फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, इसको हम नाम देते हैं एस, ठीक है, इनको एस नाम देते हैं। तो ये रिजल्टेंट शो कर रहा है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच में, रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच में एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी आप आगे जाकर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? म्यू, म्यू सिंबल होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, इसको हम डिफाइन करते हैं एफ अपॉन आर, जिसमें एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स है, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका सॉरी, एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रिक्शन को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब फॉर्मूला ये भी होता है एफ इक्वल्स म्यू आर, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने जैसे आपको बता दिया, एफ और आर का जो रिजल्टेंट है, ये आपका एफ है और ये आर है, आर फोर्स है, इसका रिजल्टेंट ये है। इसके रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो tan फाई यदि आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, ये आपका फाई है, ठीक है, ये फाई है, और इसको मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूँ, तो ये क्या है? देखिए, ये एफ है, यहाँ पर भी ये एफ रिप्रेजेंट करेगा, और ये आर है, ठीक है। तो अब ये थीटा यहाँ पे फाई है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम शो करते हैं फाई से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या शो करेगा? एफ, और बेस क्या? आर। तो tan फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आर। आपको समझ में आ गया? ये यहाँ पे एफ है और ये आर है, और ये आपका फाई है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने देखा tan फाई इक्वल्स एफ अपॉन आर, और यहाँ पे आप देखोगे ये म्यू इक्वल्स भी एफ अपॉन आर है, ये भी एफ अपॉन आर है, इसका मतलब म्यू इक्वल्स tan फाई होता है ना। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। अब एक चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। इसको समझिए, देखिए, यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़ा फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, मैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट कर देगा, तो वो लिमिट कहलाती है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाती है वो? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। दूसरा इसमें एक देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की हम बात करें तो मान लीजिए ये कोई स्लाइडिंग सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइडिंग सरफेस है और इस सरफेस पे आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, यदि मैं ब्लॉक का डायग्राम फ्लूइड डायग्राम बनाऊं तो इसका जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। वेट हमेशा कैसा लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये W लग गया। अब रिएक्शन, रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या लगती है? ये सरफेस है, ये सरफेस रिएक्शन ऑफर करेगी तो ये इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो आपने परपेंडिकुलर रिएक्शन लग गया। इसके बाद आप देखोगे मैंने एक फोर्स F अप्लाई किया है। ये F क्या है? यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, सॉरी F अप्लाइड फोर्स नहीं है, F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए अब इसमें ये इस तरह से रखा हुआ है ना ब्लॉक, इसमें अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो ये ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा नीचे की तरफ। कैसा करेगा? नीचे की तरफ स्लाइड होना चाहेगा। क्यों स्लाइड होगा? क्योंकि आपका ये W है, ये वेट है, तो यहाँ पे देखोगे ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए वेट के, एक तो W cos थीटा होगा यहाँ पे और एक W sin थीटा होगा। तो W cos थीटा होगा, इसको तो ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया। अब ये W sin थीटा है, तो W sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ आना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, लेकिन इसको कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। जब ये नीचे की तरफ आना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या होता है? ये नीचे की तरफ आना चाहेगा तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन इस तरह से यहाँ पे एक्सर्ट हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है आपका मिनिमम एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ये थीटा है, अभी ये मूव नहीं कर रहा, यदि मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाऊँ तो एक ऐसा लिमिट आएगा जिसके बाद ये बॉडी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। तो वो मिनिमम एंगल जिस पे आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और स्लाइड किस वजह से होगा? वेट का जो कंपोनेंट लग रहा है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होगा। अब लॉ ऑफ कूलम फ्रिक्शन या कूलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये कुछ हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फोर्स फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन बॉडी टेंड्स टू मूव। ये मैंने आपको बता दिया, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज exactly equal to the force which tends to move the body till limit। स्टार्टिंग में क्या होगा? जैसे बॉडी स्टेशनरी, आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स को कौन बैलेंस कर देगा? फ्रिक्शन फोर्स। और फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, और फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन। लेकिन एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करना स्टार्ट करता है, तो उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद आप देखें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको बता दिए F/R, ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन रफनेस, जो फ्रिक्शन होता है वो रफनेस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया के इंडिपेंडेंट होती है। तो अगला देखें कि डायनेमिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक बॉडी मूव नहीं होगी तब तक कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। सो दिस इज इट। अब इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मैं बोर्ड पे कवर कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। थैंक यू।